हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन चालन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले रेडिएशन विकिरणस के बारे में। आखिर ये रेडिएशंस होते क्या हैं, इनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है और हमारे सिलेबस में पढ़ना क्यों जरूरी है और किन किन सेक्टर्स में रेडिएशंस काम आते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू और कुछ फॉर्मूला बेस्ड जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक लेते हैं रेडिएशन। टॉपिक डालते हैं रेडिएशन। हिंदी में बोला जाता है इसको विकिरण। रेडिएशंस के बारे में तो आपने जाना ही होगा। तो रेडिएशंस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च की थी पॉल डिराक, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने द एक्सचेंज थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज दी थी। उसके अनुसार दुनिया में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बॉडी रेडिएशंस एमिट करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएशन को एमिट भी करती है। मतलब विकिरणों को अवशोषित भी करती है और विकिरणों को उत्सर्जित भी करती है। ये स्टेटमेंट पॉल डिराक द्वारा दिया गया था। तो देख लेते हैं थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये दी थी पॉल डिराक ने। पॉल डिराक एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बोला था रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन बोल दो, या इसको समझने के लिए एब्जॉर्प्शन बोल दो। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल बॉडीज एट ऑल दी टेम्परेचर। पॉल डिराक ने बोला थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग कि दुनिया में कोई भी बॉडी है तो वो किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे मार्कर है यहां का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस इसके अंदर से भी इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है और कुछ ना कुछ रेडिएशंस को ये अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। मेरी बॉडी है, कुछ एनर्जी एग्जिट हो रही है, कुछ एनर्जी मैं बाहर से अंदर ले रहा हूं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हर बॉडी, दुनिया में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण, प्रत्येक प्रकार की हर वस्तु हर टाइम पर, हर टेम्परेचर पर कुछ अपने अंदर से एनर्जीज रिलीज करती है, कुछ एनर्जीज को या कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो रेडिएशन जनरली, रेडिएशंस के हम मुख्य एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सोलर एनर्जी। आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है सोलर एनर्जी में। और ये जो वक्त है 2020 से 2040 और 50 तक का, ये ग्रीन एनर्जी का टाइम है। तो यहां पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि कोल मतलब कोयला, कोयले से एनर्जी बनाने में हमको बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन वहीं उसका उल्टा सोलर एनर्जी में जो सूर्य से प्रकाश के आने वाली किरणें हैं, सूर्य से, सन से प्रकाश के आने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों को एक सोलर पैनल पर एब्जॉर्व कर लिया जाता है। उस एब्जॉर्व की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं प्लांट्स में, अपने घरों में। ठीक है, तो यहां पर बस एक बार प्लांट इंस्टॉलेशन का एक बार कॉस्ट आता है और लाइफ टाइम जहां तक सोलर पैनल आपका खराब नहीं होगा वहां तक वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। एक बार बस प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की और प्लांट इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है और उसके बाद में ये हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करेगा। दूसरी एनर्जी है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। आपने सुना होगा इंडिया में 5 न्यूक्लियर प्लांट हैं। कोटा के पास में एक, रावत भाटा में भी न्यूक्लियर प्लांट है। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी को भी ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। आखिर ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? ये न्यूक्लियर से यहां पे निकलता है न्यूक्लियस, जैसे जो हाई रेडिएशन वाले, हाई एनर्जी वाले, जैसे लाइक यूरेनियम है। यूरेनियम बहुत हाई एनर्जी वाला, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला एक प्रकार का एलिमेंट है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को बनाया जाता है यूरेनियम से। ये इसी प्रकार के दूसरे एलिमेंट्स हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए 1 केजी अगर मेरे पास में यूरेनियम है,
1 केजी यूरेनियम है तो उसमें मैं 6.5 मेगावाट बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1 केजी यूरेनियम के थ्रू 6.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। वहीं 65 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं कोल की बात करूं, कोयले की बात करूं, तो करीब करीब मुझे 2500 केजी चाहिए। 2500 केजी, और 2500 केजी कोयले को अगर मैं बर्न करूंगा, एक प्लांट लगाऊंगा, ठीक है, ये प्लांटों में जो 2500 केजी कोयला बर्न होता है वो कितना धुआं छोड़ता है, इस वातावरण को, हमारे वातावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ भी ध्यान दे रही है कि आने वाले टाइम में 2020 से 50 के टाइम में कहीं 5 से 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में बनने वाले आने वाले 10 से 12 साल में, ठीक है। तो यहां पर हमें देखते हैं कि ये इससे 2500 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 2500 गुना ज्यादा एफिशिएंट है यूरेनियम। इसका प्लांट इंस्टॉलेशन में कॉस्ट बहुत आती है, करोड़ों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं, बहुत खर्चा आता है, इसलिए ये प्लांट कम है, ठीक है। कोल वाले जो प्लांट है इनको कम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर रेडिएशन को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि रेडिएशन की जानकारी होने से हम कितनी बड़ी पृथ्वी की सेवा कर सकते हैं, कितना बड़ा चेंजेस लाया जा सकता है एक बड़े लेवल पर। अगर हमको रेडिएशन की नॉलेज नहीं होती तो ये इन एलिमेंट की खोज कौन करता? इनकी खोज नहीं होती तो ऐसे प्लांट कौन बनाता, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, ठीक है, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ना, इन कॉन्सेप्ट को अपने अंतर मन में लेना और दिल से पढ़ना और इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना हमको बहुत जरूरी हो जाता है। सोलर पैनल्स इनकी बात करें तो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इससे वातावरण को और हम लोगों को कितना बड़ा फायदा है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसलिए हम रेडिएशन को पढ़ेंगे, रेडिएशन के बारे में कुछ फॉर्मूले जानेंगे, कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, इसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर किसी भी सोर्स से रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है, किसी भी सोर्स से, सोर्स जो जनरेटर होता है रेडिएशंस को इमिट करता है। मान लीजिए यहां पर मेरे पास में कोई सोर्स है, ठीक है, अब ये मेटल हो सकता है, ये सन हो सकता है, या कोई एक ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस को हाई क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो यहां से कोई ना कोई रेडिएशन ये इमिट कर रहा है। इसी सेम कंडीशन में कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तो इसको बोला जाता है सोर्स, SOURCE, ठीक है। सोर्स वह वस्तु या वह चीज होती है जो रेडिएशन को इमिट करती है, अपने अंदर से उत्सर्जित करती है। तो कहीं से रेडिएशन अगर उत्सर्जित होती है, जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ये अगर सन है, ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाली किरणें पृथ्वी पर आकर हमारे वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो जो वस्तु एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है, उसे बोला जाता है रिसीवर। जो सूर्य से आने वाली विकिरणों को या किसी भी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, अपने अंदर ले रही है, उसे बोला जाता है रिसीवर, प्राप्त करता। तो यहां से रेडिएशन मेरे पास में है, तो ये टोटल, ये रेडिएशन है मेरे पास में Q, ठीक है, ये है टोटल इंसिडेंट रेडिएशंस। अब सोर्स से रिसीवर की तरफ जो रेडिएशन से जाएगी, तो यहां पर 3 कंडीशंस बन जाती है हमारी। पहली कंडीशन कि सारी की सारी रेडिएशंस इस रिसीवर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, या इस रिसीवर द्वारा इन रेडिएशंस का रिफ्लेक्शन हो जाए, या थर्ड कंडीशन कि इन रेडिएशंस का ट्रांसमिशन हो जाए, ठीक है। या तो ये सारी की सारी रेडिएशंस को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, या अपने ऊपर जैसे रेडिएशन आएगी ये अंदर नहीं लेगा, ये परावर्तित कर देगा, या अपने अंदर लेगा और अपने अंदर से आर पार कर देगा, ट्रांसमिशन इनका हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन वाली रेडिएशंस को मान लेते हैं इनकी क्वांटिटी QA है, Q कैपिटल है, इसकी Q कैपिटल R है, इसकी Q कैपिटल T है। तो यहां पर QR क्या है? रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, QA क्या है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस, QT क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ये तीनों कंडीशन एक ही वस्तु में सेम भी हो सकती है कि यहां से मैंने Q रेडिएशन दी, कुछ मात्रा में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ मात्रा में वो
ट्रांसमिट हो गई। तीनों कंडीशन हो सकती है और तीनों पर्टिकुलर अलग अलग भी हो सकती है। तो यहां से मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। ये जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन से ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, एब्जॉर्ब रेडिएशंस और ट्रांसमिटेड रेडिएशंस के बराबर है, और इसको क्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। तो यहां से हमारे पास में 3 प्रकार के कांस्टेंट आ गए। इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां से हमने 3 चीजें जान ली कि स्मॉल आर इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिविटी, तो रिफ्लेक्टिविटी होती है क्यू आर अपॉन टोटल क्यू। मतलब किसी भी रिसीवर पर कोई सोर्स है और यहां कोई रिसीवर है, ठीक है, यहां से यहां रेडिएशन आ रही है, क्यू रेडिएशन, ठीक है। तो किसी भी रिसीवर पर या रिसीवर द्वारा परावर्तित होने वाली किरणें अपॉन उस पर आपतित होने वाली किरणों के अनुपात को रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स कहा जाता है। सेकंड है हमारा स्मॉल ए, एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से ये होगा क्यू ए अपॉन क्यू। मतलब रिसीवर द्वारा अवशोषित किरणें अपॉन रिसीवर पर आपतित होने वाली किरणों के अनुपात को एब्जॉर्प्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल टी, ट्रांसमिसिविटी, पारगम्यता, ठीक है, पारगम्यता, स्मॉल टी बराबर क्यू कैपिटल टी अपॉन क्यू। इसका मतलब रिसीवर द्वारा पारगम्य की हुई किरणें, रिसीवर द्वारा ट्रांसमिट की हुई किरणें अपॉन रिसीवर के अंदर आई हुई टोटल इंसिडेंट रेडिएशंस के अनुपात को ट्रांसमिटिविटी कहा जाता है, ट्रांसमिसिविटी कहा जाता है। इट इज वेरी सिंपल। ये 3 फॉर्मूले आ गए और इन पे हम न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमको इनसे समझ में आया। बाकी रेडिएशंस का यूज बहुत है। आप मेडिकल सेक्टर में देखेंगे तो एक्सरेज में इसका यूज आता है। जब एक्सरे करवाने जाते हैं, जब आपके शरीर के अंदर हड्डी टूटी है नहीं टूटी है तो कैसे पता करते हैं, एक्सरे से। एक्सरे क्यों बोलते हैं एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे करने के लिए एक्सरेज चाहिए, एक्सरेज किरणें चाहिए। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके जो मोबाइल हैं, सैटेलाइट्स हैं, अब हम जो गूगल मैप देखते हैं, हम एक दूसरे को कॉल कर पाते हैं, इंटरनेशनल कॉल कर पाते हैं, अंतरिक्ष में बात कर पाते हैं, अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट है हमको पूरी पृथ्वी का नक्शा दिखा पाता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशंस की वजह से। कहीं कोई तार लगे हैं क्या, हवा में रेडिएशन रूपी, विकिरण रूपी अदृश्य सूक्ष्म तार लगे हुए हैं जिनके द्वारा डेटा और इंफॉर्मेशन हमारी फिजिकल डिवाइसेस में, इन मोबाइल्स में आती है। तो ये सब देन किसकी है, रेडिएशन की देन है, ठीक है। और भी इनके कई साइंटिफिक रिसर्च में इनके यूजेस आते हैं, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्चेस में इनके यूजेस आते हैं, बहुत अलग अलग जगह लैब्स में इनके यूजेस देखने को मिलते हैं। तो हम एक और डिस्कस करेंगे कि सोर्सेस हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, लाइफ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि सोर्स से रिसीवर की तरफ जो रेडिएशंस आई, क्यों रेडिएशंस आती है। तो अगर इस रिसीवर की 3 कंडीशन होती है, इस रिसीवर की 3 कंडीशन होती है, या तो ये रिसीवर सारी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे एब्जॉर्बर्स ऐसे रिसीवर्स जो सारी अपने ऊपर आपतित किरणों को सारी को खा लेते हैं, मैं तो ना इधर जाने दूंगा ना ऊपर जाने दूंगा, अपने अंदर ही रखूंगा तो उनको बोला जाता है एब्जॉर्बर्स या अवशोषक, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो एब्जॉर्बर्स होती है, जैसे लेड है, पीबी, इसको लेड बोला जाता है। तो लेड ये क्या है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्षमता रखता है, ये अपने अंदर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ये एक्स किरणों को या गामा किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है।
हम क्या करें भैया, ये अवशोषित कर लेता है। तो इसका यूज बताओ हमें, तो इसका जिंदगी में यूज क्या है, हमारी रिसर्च में, हमारे प्लांट में, हमारी इंडस्ट्री में कहां यूज है? तो इसका यूज है कि जो हार्मफुल, कहीं हम जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, मान लो कि हमने यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई, ठीक है, तो उसके आसपास में कोई ना कोई उससे रेडिएशन निकलेगी, वो रेडिएशन इंसानों के जीवन को खत्म कर सकती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, वहां पे बॉम्ब फटा था, वहां से जो रेडिएशन निकली, आज भी वहां के लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं, रेडिएशन के मारे आधे अधूरे पैदा होते हैं, आज भी वहां पे जीवन संभव नहीं। तो रेडिएशन जितनी यूजफुल है उससे भी कई गुना ज्यादा वो खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो उन रेडिएशन में हम काम कर रहे हैं, यूरेनियम की रेडिएशन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उन रेडिएशंस को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इससे हम फायदा तो ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, पर्यावरण हितैषी तो हैं हम, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, तो उन रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आसपास दीवारें बनाई जाती है। पत्थर और कंक्रीट, मिट्टी भी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का एक अच्छा उदाहरण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में करीब करीब मेरे ख्याल से, एक्चुअल मेरे को विड्थ पता नहीं, लेकिन बहुत मोटी मोटी कंक्रीट की, यूरेनियम का जहां पे रिएक्शन करवाए जाते हैं रिएक्टर के आसपास, लेड वगैरह ऐसे एब्जॉर्बेंट तो लगे होते हैं, कंक्रीट की 10-10, 20-20 फीट चौड़ी भारी भरकम दीवारें बनाई जाती है ताकि रेडिएशन बाहर ना आ सके, हमारे वातावरण को, जीव जंतुओं को, जीव को नुकसान ना पहुंचा सके, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए वहां पे एब्जॉर्बेंट के रूप में लेड का उपयोग किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, कोई रिसीवर ऐसा होता है कि अपने पर आपतित सभी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। दान दाता, मेरे पास कुछ नहीं रखना, जो आया सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, ठीक है। तो ऐसे रिसीवर्स होते हैं, जस्ट जोक से पार्ट, लेकिन ऐसे रिसीवर्स होते हैं जो अपने ऊपर आपतित सभी किरणों को, ठीक है, परावर्तित कर देते हैं हमारे ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे रिसीवर्स को बोला जाता है रिफ्लेक्टर्स। 100% तो नहीं करते, लेकिन कुछ 90%, 99%, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 100% तक, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स। तो ऐसे कौन सी चीजें, जैसे ग्लास है, ग्लास, कांच, तो ये रिफ्लेक्टर्स, ठीक है, परावर्तित कर देते हैं, लेकिन सर हमें तो हमारी जिंदगी से जोड़ के बताओ कि रिफ्लेक्टर्स का यूजेस क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर्स वो वस्तुएं होती है, ये चिकनी होती है और स्मूथ होती है, ठीक है, ये एकदम स्मूथ होती है और शाइनी भी होती है, शाइनी, चमकीली और एकदम बढ़िया चिकनी, ठीक है। स्मूथ वस्तुएं होती है जो ऐसे ग्लास होते हैं। ये रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली या तो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। तो आपने कहीं देखा होगा, आप किसी गोडाउन में गए होंगे या गांव में पुराने घरों में गए होंगे या शहर में भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वहां पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे हुए होते हैं, ठीक है, ग्लास लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों का ही देख लेते हैं, इसका ट्रांसमिशन, ठीक है, ये ट्रांसमिशन का भी उदाहरण और रिफ्लेक्टर्स का भी है। ग्लास में अपन यहां पे एक उदाहरण तो ट्रांसमिशन का ले लेंगे, एक रिफ्लेक्टर का ले लेंगे, दोनों तरीके से समझा जा सकता है, बात एक ही है। ये स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे ग्लास पर या कांच पर अपनी किरणें पड़ती है, रेडिएशन है, इनको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। आपकी आंखों में कभी चलका पड़ा, वर्ड सुना होगा आपने बचपन में, है ना, या बचपन में हम दोस्त होते थे, एक छोटा कांच होता था स्कूल टाइम पे, वो कांच की रोशनी को अपन क्लास में ऐसे किसी बच्चे के मुंह पे मारते थे, इधर से रेडिएशन आती थी, हम उस कांच पे लेते थे और उस कांच को ऐसे डायरेक्शन में घुमा के उस रेडिएशन को परावर्तित कर देते थे अपने दोस्त की आंखों में। या कभी आप सड़क पे यूं ही जा रहे हो तो किसी की गाड़ी पर कांच पर किरणें पड़ी, वो परावर्तित हुई और आपकी आंखों में चकाचौंध हो गए, कह रहे यार ये क्या हो गया। वो रेडिएशन परावर्तन का नियम है कि रेडिएशन कांच पे पड़ी, वो कांच किस टाइप का था, रिफ्लेक्टर था, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया अपने रेडिएशंस को और आपकी आंखों में जा पड़ी। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स का हम यूज भी करते हैं कई जगह। दूसरे होते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन जो अपने अंदर रेडिएशन को नहीं रखते हैं, जितना आया उतना आर पार हो गया, ठीक है, तेरा प्यार 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 आर पार, ठीक है। ट्रांसमिशन वो ग्लासेस होते हैं जो रेडिएशन को अपने अंदर से आर पार कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, तो वहां पे बड़े मोटे ग्लास लगा दिए जाते हैं ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े, दिन दिन में नहीं पड़े, रात रात में हम लाइट ऑन करें, अपना काम करें, या नाइट में तो गोदाम से बंद ही रहते हैं। तो दिन में क्या करते हैं, घरों में, मकानों में, छतों में भी, ऐसे ये मकान है या बड़ा गोडाउन है तो यहाँ पे बड़े बड़े
ट्रांसमिशन वाले ग्लास लगा दिए जाते हैं। अब सूर्य से जो रेडिएशंस आएगी इनके ऊपर, ये आर पार हो जाएगी और यहाँ आपके उजाला रहेगा, छत की छत, उजाला के उजाला, दिन में आपने लाइट का खर्चा बचा लिया। ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, और रिफ्लेक्टर्स की और बात करूं तो रिफ्लेक्टर में आता है अपना एक पॉलिश्ड सरफेस। अगर कोई ना कोई पॉलिश्ड सरफेस होती है जो लैब्स वगैरह में काम में आई जाती है। एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं मैं आपको कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इलेक्ट्रॉन की खोज क्यों करी? क्योंकि उसको रेडिएशन की नॉलेज थी। ठीक है, और एक हमारी मैडम क्यूरी थी जो रेडिएशन की दीवानी थी या रेडिएशन की साइंटिस्ट थी। उसने ही ये जो यूरेनियम वगैरह इनकी खोज करी और उसी रेडिएशन के कारण उनकी जान चली गई। उनकी जान क्यों चली गई? क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि इन रेडिएशंस का यूज क्या करना है। उनको ये नहीं पता था कि रेडिएशंस मेरे लिए हानिकारक क्या है, मेरे को कोई लेड का बॉक्स पहनना चाहिए या कपड़े पहनना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी रखी होगी, लेकिन उस टाइम तक इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी कि उस रेडिएशन से बचा जा सके। और एक टाइम के बाद में उसी रेडिएशन से जिसकी उन्होंने खोज करी, जिसके लिए उनका दुनिया में नाम जाना जाता है, मैडम क्यूरी का आपने सुना होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, वो उन्हीं से मर गई। सॉरी, मतलब चली गई इस दुनिया से, हमें इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस देके, आई एम सॉरी टू से। लेकिन तो नॉलेज होना रेडिएशन की कितना इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए, और हमको भी होना चाहिए। ठीक है, हमको भी होना चाहिए। हम भी बड़े होकर के या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ही समय, हम कुछ करें ना करें दुनिया में, लेकिन हमें समझ तो हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको रिलेट कर रहा था, पॉलिश्ड सिल्वर या सिल्वर पॉलिश्ड या कोई भी पॉलिश्ड सर्फेसेस होते हैं, उनको स्मूथ बनाया जाता है। उनको स्मूथ बनाया जाता है ताकि वहां से वो रिफ्लेक्शन कर सके। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, तो वहां पर एक ZnS का, जिंक सल्फाइड का एक लेपन लगाया था। यहां पर एक गोल्ड की एक पतली झिल्ली लगाई थी और इस पे इलेक्ट्रॉन की ऐसे बौछार करवाई थी। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉलिश्ड सिल्वर, ये पॉलिश्ड जो भी ये पॉलिश है, इस पर जिंक सल्फाइड के, इससे टकरा करके वापस आ रहे थे। ठीक है, तो अगर रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन की खोज करनी है और उनको रेडिएशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, उनको तो सब पता है, हमसे लाख गुना ज्यादा पता होगा, बट ये चीजें हमको भी पता होनी चाहिए कि रेडिएशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, इसका इंट्रोडक्शन था रेडिएशन के बारे में। आने वाले टाइम में और ज्यादा इसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि रेडिएशन हमारी जिंदगी में जरूरी क्यों है और हम एज ए स्टूडेंट है तो हमारी लाइफ में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।